गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप लोग? मजे में? होली की तैयारी चल रही है कि कई लोग आज तो सैटरडे संडे मूड है, वैकेशन मूड है, तो सुबह तक सो ही रहे हैं अभी। खैर जो भी है, JEE के 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, निट के अटेम्प्ट की सब लोग तैयारी कर रहे हैं और डिमांड के हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला जो एपिसोड है वो आपके सामने हाजिर है। सुपर इंपॉर्टेंट एपिसोड है, बिल्कुल याद रखना, मजा आ जाएगा आज के एपिसोड में आपको, ये गारंटी नहीं, चैलेंज है मेरा। और आप कहोगे सर इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को भी इतना इजीली कोई लर्न करवा सकता है क्या? अब कमेंट्स में ये बात लिखोगे कि सर आज तक हमने इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को रटा है, पहली बार किसी टीचर ने कहा कि बेटा इनऑर्गेनिक रिएक्शंस रटना नहीं है, समझना है, वो भी दिल से, ऐसे मलाई की तरह, मक्खन की तरह आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शंस अभी देखो कैसे लर्न होती है। तो अब चालू करते हैं। डायलॉग बाजी तो अपने आप चलती रहेगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं टीचर हूं तो डायलॉग ज्यादा नहीं मारता, नेता नहीं हूं, ठीक है ना। चलो देखते हैं हम लोग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को लर्न करने के लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज्यादातर रिएक्शंस यहीं से ही निकलती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? अब देखते हैं यहां पर सबसे पहला है आपका इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे पॉपुलर KMnO4। इसकी जब एसिडिक KMnO4 भी बोलते हैं, KMnO4 प्लस H2SO4 की जब रिएक्शन होती है, किसी से भी रिएक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? जब ये रिएक्शन करेगा तो ये हमेशा इसमें बदलेगा, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर। अब यहां पर क्या आएगा? थोड़ी देर सब्र करो बाबा, थोड़ी देर बाद आपको सब्र का फल मिलने वाला है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक में हम क्या डालेंगे बताऊंगा थोड़ी देर बाद। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन करता है और ये जब भी किसी से रिएक्शन करेगा, जब भी किसी से रिएक्शन करेगा, फिक्स है K2SO4 बनेगा, Cr2SO4 का होल 3 बनेगा और H2O बनेगा, ये बात भी एकदम फिक्स है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? HNO3 की रिएक्शन किसी से भी कराओ, HNO3 अगर डाइल्यूट है, डाइल्यूट HNO3 है तो याद रखना, दिमाग की बत्ती जला लो, डाइल्यूट HNO3 से बनेगा NO, ठीक है ना। साथ में डाइल्यूट HNO3 से बनेगा NO और अगर कंसंट्रेट HNO3 है तो NO2 बनेगा। बस जिंक आपका है, आयरन है, वहां पर NO की जगह N2O बनेगा, वो मैं अलग से लिखवाऊंगा। क्लियर हो गया? H2SO4 की रिएक्शन अगर हम किसी से भी करें, रिएक्शन होएगी, जिससे होएगी, क्या बनेगा वो बात अलग है, बट H2SO4 का क्या हश्र होने वाला है तो वो आप देखो, H2SO4 बदलेगा SO2 और वाटर में, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? अभी तो क्लियर करने का टाइम था, अभी तो बता रहा हूं आपको। ओजोन की रिएक्शन किसी से भी हो, ओजोन हमेशा O2 में बदलेगा। क्लोरीन वाटर जो है वो हमेशा रिएक्शन में HCl ही बनाता है, ये फिक्स बातें आपको ध्यान रख लेनी है। NO2 NO बनाएगा, कभी कभी N2 बनाता है, तो इतना इशू नहीं है, आपको देखते रिएक्शंस की प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा। अगला है आपका SO2, वो जनरली सल्फर में बदलेगा, H2O2 जो है वो आपका H2O में बदलेगा। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। नोट जो आपको देखना है वो है नोट, मैं यहां पर इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें एक नोट डालता हूं। नोट, पैसिव मेटल्स, कुछ पैसिव मेटल्स हैं लाइक जिंक है, आयरन है, ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल है। ये क्या करेंगे? डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन करेंगे ना बच्चों, तो ये किस में बदलते हैं? N2O बनाते हैं एट प्लेस ऑफ NO। ये आपको ध्यान रखने का पॉइंट है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नोट नंबर 1, Note number 2, if hydrogen, oxygen is present
प्लस एंटी का मतलब आपको पता है, प्रेजेंट होता है इन मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट है देन उस केस में रिमूव वाटर। जितना वाटर आप निकाल सकते हो ना उतना निकाल दो, आंसर ऑटोमेटिक आपके हाथों में होगा। ठीक है ना। जैसे अमोनियम नाइट्राइट, तो इसको जब गर्म करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में है, मॉलिक्यूल में तो क्या निकलेगा, तो H2O निकल जाएगा। कितना, 2H2O निकलेगा। यही मैंने बताया, मैंने ये नहीं कहा ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकालना है, जितना H2O निकाल सकते हो निकाल देना, आंसर चुटकियों में है। H2O 2 निकल चुके तो बना क्या, तो आंसर बनेगा N2। बोलो बराबर। चलो, ये अमोनियम नाइट्राइट की जगह अमोनियम नाइट्रेट होता तो क्या करते बबुआ, तो जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से वाटर निकाल दो। किस डॉक्टर ने मना किया है, तो यहां क्या होएगा 2H2O साथ में N2O, ये बनेगा। और तीसरा है अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको गर्म करने पर क्या होगा, तो देखो N2 बनेगा। सबसे पहले यहां से आंसर कैसे निकलेगा वो देखो, बहुत अच्छा तरीका है। वाटर निकालना है, कितना हाइड्रोजन है 8, तो 4 वाटर निकलेंगे। जितना निकाल सकते हो उतना निकाल देना। ये देखो 4 वाटर मॉलिक्यूल निकल चुके हैं आपके। अब इसके बाद क्या बनेगा, तो यहां पर क्रोमियम है, Cr हमेशा +6 से +3 और +3 से +6 ही बदलता है, तो क्रोमियम का यहां पर बनेगा Cr+3 वाला कंपाउंड, और Cr+3 होता है Cr2O3, क्योंकि पॉजिटिव है तो वहां ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट है, उससे रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा। बोलो क्लियर हो गया। साथ में बचा कौन, N2, तो यही बचेगा अब अपने आप ही। तो कब क्या बनेगा कब क्या नहीं बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट। तो क्या होगा जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे, अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करेंगे, तो दो ही बातें, या तो आंसर आएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होनी है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो पॉइंट हो गया आपका वो ये है, देखो इन दोनों में नाइट्रोजन गैस निकल रही है, तो कई बार ऐसा दे देते हैं बताओ किस प्रोसेस में नाइट्रोजन निकलेगा और किस में नहीं निकलेगा, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है आपका। कोई डाउट है, चले हम आगे। तो ये अगला पॉइंट हो गया आपका, आई थिंक आ गया होगा आपको समझ में। तो ये पॉइंट आपका खत्म करता हूं मैं। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो फटाफट बोल दो। नहीं है, चलो तो फिर वही जो वॉच कर रहे हैं वो फटाफट अपना मतलब मेरा हैशटैग क्या है वो लिखो जल्दी से, तब पता चलेगा कि क्लास में कितने जिंदा बैठे हैं कितने मुर्दा बैठे हुए हैं। तो मेरा हैशटैग है, जो कुछ नया बच्चा बैठा हो तो लिख देता हूं, बोल देता हूं, केमिस्ट्री रटना नहीं यार, ये केवल बोलता नहीं हूं, प्रूव भी करता हूं। आज की क्लास में भी ये बात प्रूव होगी कि केमिस्ट्री रटना नहीं। देखते हैं अपन, आपने भी और इनऑर्गेनिक 10 जगह पढ़ी होगी। कई बच्चे तो YouTube के पूरे कीड़े होते हैं, YouTube पे सारे टीचर्स को खंगाल डाला होगा, ढूंढ डाला होगा, परेशान रहे, लेकिन अब तक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में आज के बाद आपको गारंटी है जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। परमानेंट इस चैनल को ही आप सब्सक्राइब कर लोगे, बाकी को तो शायद केमिस्ट्री के हिसाब से आप अनलाइक ही कर दो, ठीक है ना। तो बोलूंगा नहीं कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने आप मजबूर हो जाओगे। अच्छे फ्रेंड्स को आप अपने आप ही कर दोगे। हाँ ये बात अलग है, बेकार फ्रेंड्स को आप नहीं करोगे, तो ठीक है।
तो ये हमने एक देखा था चार्ट, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैसे करना है उसका आइडिया लिया, तो वो था इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन का ऑर्डर, ये भी मैं बता रहा हूं, उसके बाद फिर दोनों को मिक्स करूंगा। ऑक्सीडेशन ऑर्डर, तो ऑक्सीडेशन ऑर्डर का मतलब जैसे यहां पर नाइट्रोजन वाला है कोई, तो नाइट्रोजन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो N2 बनता है, फिक्स है। N2 से फिर बनेगा ऑक्सीडेशन में NO, और NO से बनता है NO2। यहां पर अगर मॉलिक्यूल में वाटर है तो यहां बनता है HNO2, नाइट्रस एसिड। बट आपको पता है ये अनस्टेबल है, इसलिए हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है। और यहां पानी डालोगे तो क्या बनेगा, तो आंसर यहां बनता है HNO3। तो HNO2 बन तो गया, मतलब आपके हिसाब से आंसर आना चाहिए था NO, और वहां पर पानी भी है, तो आपके हिसाब से आंसर आना चाहिए था HNO2, बट आंसर HNO2 नहीं होगा, आंसर होगा HNO3। क्लियर हो गया, ये रहा आपका। और देखो नाइट्रोजन के बाद दूसरी सीरीज जो आपके है वो भी सेम खानदान का ले लेता हूं, फास्फोरस P4। P4 इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, P4 से भी पहले PH3 लेते हैं अपन, मजे से बचपन से चालू करते हैं। P4, P4 के बाद जो है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहां पर क्या बनेगा, तो आंसर है P2O3, जिसको P4O6 भी बोल सकते हो आप। और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, तो आंसर है P4O10, जिसको P2O5 भी कई बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। हाँ या ना, बोलो। टी लवर, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला देखते हैं अपन लोग। तो ये अपना पॉइंट हो गया। अब यहां पर अगर हम बात करें तो एक जो मीनिंग है वो क्या है कि P2O3 में पानी डालेंगे, वाटर अगर है तो क्या बनेगा, H3PO3, ये बेसिकली बनता है। एक्चुअली ऐसा नहीं कि यही बनेगा, पहले बनता है H3PO2, बट वो टोटली अनस्टेबल है, वो इसलिए इसमें बदल देते हैं। और ये क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए इसको लिखते भी नहीं है, बहुत गलती से होता है, वो भी चीजें भी समझाऊंगा कि कब गलती करनी चाहिए और कब नहीं। और ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो बदलेगा H3PO4 में। ये रहा आपका आंसर। तो ये वाला कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट देखो, अगला जो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है आपका, तो नेक्स्ट आता है सल्फर वाला H2S। H2S किस में बदलेगा, सल्फर में। सल्फर का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा SO2 में। सल्फर का जो आगे ऑक्सीडेशन होगा वो किस में होगा, तो आंसर है SO2 में। और SO2 का ऑक्सीडेशन जब होता है तो बनता है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां से अगर हम देखें तो यहां पर SO2 जो है तो इसमें पानी डालेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, H2SO3, अगेन सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग, सल्फ्यूरस एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है। और यहां बन गया फिर H2SO4। तो ये एक ऑर्डर और हो गया आपका। अगर मान लो यहां पर हम लोग क्लोरीन को ले लें तो क्लोरीन के केस में क्या होगा, HCl लिया मैंने, क्लोरीन बनेगा, क्लोरीन से Cl2O बनेगा, Cl2O से क्या बन रहा है, Cl2O5 और Cl2O7। ठीक है ना। यहां पर पानी डालेंगे तो क्या बनेगा,
HOCl या ClOH जो अनस्टेबल है। यहां जब पानी डालेंगे तो HClO3 बनता है और यहां पानी डालने पर HClO4 बनता है। तो अनस्टेबल को तो आपको कभी बताना नहीं होता कि भैया तू अनस्टेबल है, लिख दो बस, बहुत है, खुश सामने वाला भी। आ गया समझ में? तो ये आपका 4 मेन ऑर्डर हुए। इसके अलावा देखो, हाइड्रोकार्बन जब होता है HC, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो सबसे पहले एल्कोहल बनता है। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल, कार्बोनिल बनता है। कार्बोनिल में मैं जो काउंटेबल लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं एल्डिहाइड। तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के फर्दर ऑक्सीडेशन से बनता है एसिड जो फाइनली CO2 में बदल जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन का क्रियाक्रम किया हमने। क्लियर हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब अगला पॉइंट देखो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आएगा वो है कुछ और कन्वर्जन फैक्टर्स देखो जो इंपॉर्टेंट है। Fe+2 का जो कन्वर्जन होगा वो किस में होगा? तो आंसर है Fe+3 में। इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन के ऑर्डर बता रहा हूं। Sn+2 किस में बदलता है? Sn+4 में। Pb+2 किस में बदलेगा? तो ऑक्सीडेशन के थ्रू Pb+4 में। Cu+1 कभी भी रिएक्शन में होगा तो किस में बदलेगा? Cu+2 में। Hg+2+2 है वो किस में कन्वर्ट होगा? Hg+2 में। क्लियर हो गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बाद ऑक्सीडेशन के कुछ अच्छे जो ऑर्डर हैं वो भी मैं आपको यहां लिख रहा हूं। क्लियर हो गया? अगर मान लो यहां पर Mn+2 है तो Mn+2 का ऑक्सीडेशन किस में होता है बच्चों? तो आंसर है उसका ऑक्सीडेशन होता है Mn+4 में, जो बाद में Mn+6 में बदलेगा और Mn+6 फाइनली Mn+7 में बदल जाता है। ये क्लियर? बोलो। सर इज एंटायर एनसीईआरटी कवर्ड? बिल्कुल बेटा, एनसीईआरटी तो छोड़ो, JEE मेंस, नेट, एवरीथिंग कवर होगी आज के एपिसोड में। Cr+3 का ऑक्सीडेशन होगा तो +6 में बदलता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है आपके मेटल्स वाले केस में वो मैंने लिख रहा हूं। यहां जैसे अगर मान लो मेटल है तो मेटल से मेटल आयन बनता है। मेटल सल्फाइड है तो ऑक्सीडेशन से मेटल सल्फेट बनता है। ठीक है ना, मेटल सल्फाइड है तो मेटल सल्फेट बनेगा। सल्फर है या सल्फाइड है, सिंपल, तो सल्फर बनता है और यहां सल्फेट बनता है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। यहां पर सेपरेशन ऐसे करता जा रहा हूं जिससे आपको मिक्सिंग ना हो। अब देखो K2Cr2 कुछ इक्विवेलेंट मास वाले, इक्विवेलेंट मास के भी कंसेप्ट को यहां दे देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, उनको दे रहा हूं। K2Cr2O7, K2Cr2O7 को लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है बच्चों, तो पहला है आपका K2Cr2O7। इसमें क्या होता है कि Cr2O7-2 ये हमेशा एसिडिक मीडियम में ही अपना परफॉर्मेंस देगा और जब भी क्वेश्चन बनता है ये मान लो Cr+3 ही बनेगा, Cr+3 ही बनेगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहां पर क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट मास
मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 6 आएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं साइड में लिख देता हूं। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब है टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्रोमियम +6 है, +6 से किस में बदल रहा है? तो आंसर है क्रोमियम +3 में बदल रहा है। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? बेटा मैंने बोला अंकित सब कुछ कवर होगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। मींस अभी हम जब बैठे हैं तो लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि बोर्ड लेवल का कराऊंगा, कि निट लेवल का, कि मींस लेवल का, कि एडवांस लेवल का। इट मींस हमारा लेवल अनलिमिटेड है, हम सब कुछ करेंगे इसमें बेटा। क्लियर? नेक्स्ट, K2Cr2O7 हमेशा Cr+3 में बदलेगा, एक्सेप्ट 2 कंडीशंस जो मैं बाद में बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 6 से 3 का मतलब 3 का चेंज हुआ, बट एक क्रोमियम के लिए हमारे पास 2 क्रोमियम है, 2 क्रोमियम है। इट मींस यहां पर क्या होगा? टोटल चेंज कितना होगा? 1 क्रोमियम के लिए 6 से 3 मतलब 3 का चेंज हुआ, 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज होगा? तो आंसर है 6 का। क्लियर हो गया? चलो, इसी तरह से दूसरा जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है KMnO4। तो KMnO4 का मतलब MnO4 नेगेटिव ही लिख देता हूं, इतनी अकल तो आई चुकी होती है। सब ड्रॉपर टाइप के बच्चे हैं, 12th फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं। ये क्या होता है? तो अगर मीडियम एसिडिक है तो ये हमेशा फिक्स Mn+2 में बदलेगा। अगर मीडियम जो है आपका बेसिक है और न्यूट्रल है तो ये Mn+4 बनाता है। और अगर मीडियम वीक एल्कलाइन है, मतलब वीक बेस है जो बहुत रेयर होता है, तो Mn+6 बनेगा। यहां इक्विवेलेंट मास क्या होगा? m/5 हो जाएगा। यहां इक्विवेलेंट मास क्या होगा? m/3 होगा। यहां इक्विवेलेंट मास क्या होगा? m होगा। ये आपके इक्विवेलेंट मास के कंसेप्ट भी हो गए। क्लियर हो गया बच्चों? बोलो। तो ये कुछ ABCDs मैंने यहां पर बोर्ड पे लिखी हैं, इनको और पुराना पेज मतलब 2 बोर्ड पे 2 पेज भरे हुए हैं मैंने, इन दोनों पेजों को अब गले मिला देंगे एक दूसरे के साथ, फिर देखते हैं क्या जुगलबंदी होती है। जल्दी से नोट कर लो। बच्चों ठीक है, यस सर। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एडवांस वाला वीडियो और फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन वीडियो कब अपलोड होगा? ठीक है, इनऑर्गेनिक होने दो, मेन से बच्चों को फ्री होने दो, फिर हमें करना क्या है? प्योर और प्योर एडवांस की ही बातें करनी है, तो हम लोग उस टाइम एडवांस की बातें करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रिएक्शंस को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो देखो, 1-2 रिएक्शंस ऐसे ही वार्म अप करके बताता हूं कि अभी हमने क्या पढ़ा। आपको लगेगा कि पता नहीं क्या करवा दिया सर ने, ऐसे ही बस डायलॉग बाजी मार रहे हैं बैठे बैठे। ठीक है ना? और दीपक शुक्ला, केमिस्ट्री रटना नहीं है, वेरी गुड।
बहुत दिनों बाद दर्शन हुए बेटा आपके यूट्यूब पर। हमें तो लगा आप कोई किताब पता नहीं कहाँ कोरोना वोरोना में कहीं लापता तो नहीं हो गया बच्चा। देखो भाई, अभी हमने जो फिलिंग द ब्लैंक वाला पेज था, जैसे आपने और कुछ नहीं तो प्रैक्टिकल में मैन्युअल में ही होता है, लैब में भी पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड। ये वाली टाइट्रेशन है आपके, जैसे KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा करेगा तो क्या बनेगा। तो देखो अब बच्चा पगलाया पगलाया घूमता है, रिएक्शंस याद नहीं हुई उसको। आप में से भी कई बच्चों ने लैब मैन्युअल बना लिए, एग्जाम्स हो गए या होने वाले हैं, बट वो रिएक्शन याद नहीं है टाइट्रेशन की, हाँ या ना। और इतनी लंबी रिएक्शन देख के वैसे ही क्लियर। तो देखो KMnO4 क्वेश्चन क्या है, KMnO4 की रिएक्शन मान लो मैंने ऑक्सैलिक एसिड के साथ करा ली। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। अब क्या होगा, एसिडिक KMnO4 है, उसकी रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड से कराई तो क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो होगा कुछ नहीं, वही होगा जो हमने सोच रखा है। एसिड है तो एसिड का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, CO2 बनता है, पता है हमें, हाँ या ना। तो ये याद है, ये फिलिंग द ब्लैंक वाली जगह है। और ये फॉर्मेट तो फिक्स है, K2SO4 डॉट MnSO4 डॉट H2। तो ये तो फॉर्मेट फिक्स है, क्लियर। क्या होगा जब इसकी रिएक्शन फेरस सल्फेट से कराएं, तो फेरस सल्फेट से कराएंगे तो क्या होएगा, फेरिक सल्फेट बनेगा। बाकी सब तो फिक्स है, आया ना, आया कि नहीं आया। अगर ऐसा कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको टेबल लगानी है, टेबल का आंसर कैसे आएगा वो मैं अभी प्रैक्टिस करा के क्लियर कर देता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो कह दिया जाए कि पुरानी लेड पेंटिंग होती थी, इनका कलर क्या हो जाता था टाइम के साथ, ऑयल पेंटिंग जो बोलते हैं ना, लेड पेंटिंग तो मैंने बोल दिया एक्चुअली, ऑयल पेंटिंग पुराने टाइम में राजा महाराजाओं के टाइम में, अब बड़े बड़े सेठों के हवेलियों में, आज भी ऐसा नहीं कि पुराने टाइम में ऐसा होता था, बट अब तो डिजिटल जमाना भी आ गया तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी कम हो गई है। नहीं तो पहले लोगों को देखो, अपने आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में भी बड़े बड़े मतलब महलों में बड़ी बड़ी सीनरियाँ लगी होती थी, है ना। तो पुरानी पेंटिंग होती थी, उनको ऑयल पेंटिंग बोलते थे। वो ऑयल ऐसा नहीं कि तेल से उसको पेंट किया है, ऑयल पेंटिंग नहीं होती थी, लुक्स लाइक शाइन करती थी ऑयल जैसे, इसलिए उसका नाम होता था ऑयल पेंटिंग। अब वो जो ऑयल पेंटिंग है बच्चों, वो लेड पेंटिंग होती थी। वो ऑयल पेंटिंग क्या होती थी, वो लेड पेंटिंग होती थी, क्लियर हो गया। तो वो लेड पेंटिंग का मतलब ये लेड होता था उसमें। अब वो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के कारण वो धीरे धीरे करके लेड सल्फाइड बन जाता था उसमें। क्या बन जाता था, लेड सल्फाइड, जिसका कलर होता था ब्लैक। अब इस ब्लैक कलर को हमें क्या करना है, दोबारा पेंटिंग को चमकाना है, तो क्या करेंगे, तो इसमें ऐसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो जो इसको वाइट कर दे, मतलब उसकी शाइनिंग दोबारा से ले आए। तो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है डेली लाइफ में H2O2। H2O2 सॉल्यूशन से उस लेड पेंटिंग को धो डालते थे, जिससे क्या होता था कि वो चमक जाती थी वापस से, हाँ या ना। कोई दिक्कत है तो बोल दो। चले हम आगे, ये आपका ये वाला पॉइंट हो गया। यहां चाहो तो ओजोन की, ओजोन भी लिख सकते हो, तो ओजोन होगा तो आपको पता है फिलिंग द ब्लैंक में यही तो कारस्तानी करनी होती है आपको, क्लियर हो गया। तो अप्लाई कैसे करना है टेबल को, वो चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो मैं अब स्क्रीन पर एनसीईआरटी की जो रिएक्शन से बुक की वो वन बाय वन करके शेयर करके समझाता हूं आपको कि देखो रिएक्शन कैसे, आपने पता नहीं कैसे याद किया, अब मैं कैसे याद करवा रहा हूं, देखो आपको ऐसे मक्खन की तरह याद ना हो तो बोलना, बस दोनों टेबल आपको होना चाहिए पता। तो स्क्रीन पे शेयर करता हूं मैं वन बाय वन करके, ठीक है ना। चलो
देखो बच्चों, यहां पर ये सबसे पहले ये है भाई, आईटी डिपार्टमेंट वाले वो काफी छोटा दिख रहा है तो उसको थोड़ा बड़ा कर दो, बहुत छोटा दिख रहा है। तो यहां पर जो है ग्रुप 15 की जो एनसीईआरटी की रिएक्शंस हैं, मैंने लगभग सारी रिएक्शंस ले लिए केवल लॉलीपॉप रिएक्शंस को छोड़ के। लॉलीपॉप का मतलब सल्फर प्लस O2 SO2 बनता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से अमोनिया बनता है, वो सबको पता है। तो उन रिएक्शंस को छोड़ के मैंने बाकी सारी रिएक्शंस कवर कर लिए। और देखो कैसे होती है वो रिएक्शंस, वो आप देखो। तो पहली रिएक्शन वाली लिखी हुई है HNO3, HNO2 है। HNO2 का क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, हमने कहा HNO2 जो है ये रखा हुआ है तो ये अनस्टेबल है, तो HNO3 में बदलेगा, मैंने पढ़ा दिया था, तो ये तो हो गया। बट फिर अब बात आती है कि यहां पर नया क्या है। थोड़ा और बढ़ाओ, यहां पर नया क्या है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ, लेकिन एक मिस्टेक आप कर गए बच्चों, क्योंकि आपने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन किया। अकेला ऑक्सीडेशन कहीं नहीं होता, रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा। तो HNO2 क्या करेगा, डिस्प्रपोर्शनेट होगा। और आपको पता है ये बीच में है, इधर चला मैं उधर चला, याद है चार्ट देखो, चार्ट में क्या था, NO प्लस H2O, तो वही बात यहां चिपका दो, मतलब ये बन गया, चेक कर लो आया कि नहीं आया। हमारा जो चार्ट है HNO2 के नीचे आओगे तो HNO3 है, ऊपर जाओगे तो NO प्लस H2O है, वही आंसर यहां आया है। क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत है तो बोल दो, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको। तो अगला देखो आप, तो ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, तो कई बार आप जल्दीबाजी में ये मिस्टेक करते हो, एक का ऑक्सीडेशन कर देते हो, एक का रिडक्शन कर देते हो, सॉरी ऑक्सीडेशन कर देते हो, रिडक्शन भूल जाते हो। जैसे अगला एग्जांपल है NH4Cl प्लस NaNO2, ये तो लॉलीपॉप है, समझाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, पहले तो NaCl निकाल दो, और अब उसके बाद क्या होगा, NH4NO2 का तरीका बताया था, कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है। अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है तो वाटर निकालना है आपको, तो ये तो अभी अभी समझा दिया था। अगला है बेरियम अजाइड, सॉरी BaN3 का। तो एक बात ध्यान रखना, सबको पता है कोई भी पेरोक्साइड हो, मान लो H2O2 है या सोडियम पेरोक्साइड है, अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, आप कहोगे सर ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी, क्योंकि पेरोक्साइड अनस्टेबल होता है हाँ या ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज के कारण ये पेरोक्साइड है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिंकेज के कारण मॉलिक्यूल क्या है, ये अजाइड है। तो इसमें से नाइट्रोजन निकलेगी बस, जैसे पेरोक्साइड में से ऑक्सीजन निकलती है तो अजाइड में से क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, बस आंसर आ गया आपका। देख लो, बेरियम अजाइड को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन अलग और बेरियम अलग। लिथियम मैग्नीशियम वाली रिएक्शन बहुत सिंपल है, देखो मैं लिखा हुआ है वहां स्क्रीन पे, मैं समझा रहा हूं उसको, ठीक है ना, लिखे हुए को मैं समझा रहा हूं। तो इट मींस अगर आपको किसी और लैंग्वेज को लिखना हो तो वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा पॉज करके देखना, आराम से नोट्स बनाने हो बना सकते हो आप आराम से, बट कुछ बातें ऐसी है कि याद रहती ही हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग आगे का पॉइंट। लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम तीन ही मेंबर ऐसे हैं एस ब्लॉक में जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं, बाकी कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन कर पाए। बेरिलियम का मैंने लिखा नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बनेगा। क्लियर हो गया। तो नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखो, अगला है आपका यूरिया। यूरिया में पानी डालेंगे तो क्या होगा, तो देखो यहां समझो, यूरिया है NH2CO NH2, इसको जब पानी डालेंगे तो ये यहां से टूटेगा HOH। देखो अमोनिया अलग निकल रहा है, CO2 अलग निकल रहा है, तो अगर मैं बोलूं तो अपने हिसाब से क्या बन गया, अमोनिया भी आपको दिख रहा है और CO2 भी आपको दिख रहा है।
आ गया समझ में? अब आप कहोगे कि सर वहां तो कुछ और बन रहा है, तो अमोनियम नाइट्रेट क्यों बन रहा है? अमोनियम कार्बोनेट, क्योंकि पानी भी है यहाँ पर, तो पानी होने के कारण वो अमोनियम कार्बोनेट के आयंस बनते जाते हैं। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम टाइप की फेज है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इस तरह से इक्विलिब्रियम टाइप की फेज है। आ गया? कमेंट दो, क्या हलचल चल रहा है आपका, फटाफट से बताओ। नेक्स्ट, अगला स्क्रीन पर जो है वो देख लो आप। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हुई, ठीक है ना? तो बहुत लॉलीपॉप रिएक्शन। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अमोनिया के कंपाउंड, अमोनियम कंपाउंड्स जब भी होंगे ना, तो उसमें से हमेशा और हमेशा आप अमोनिया अलग करके रिएक्शन कराओगे ना, तो ऐसे चुटकियों में आपका आंसर निकलेगा अमोनियम कार्बोनेट। एक मिनट, पेन जान नहीं है यार, चलो इसमें से निकालता हूं जानदार पेन। वेरी गुड, लग तो रहा है कुछ हट्टा कट्टा सा है। हाँ शाबाश, अमोनियम क्लोराइड है ना। अब अमोनियम क्लोराइड है, मैंने क्या कहा, इसमें से पहले अमोनिया निकाल दो HCl, बस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमोनियम क्लोराइड का लाइम वाटर से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? क्लियर? तो अमोनिया तो निकल गया, अब एसिड बेस वाली रिएक्शन हो गई। छोटा बच्चा भी है ना, आराम से लंगड़ी खेलते खेलते कर लेगा, CaCl2 प्लस वाटर। तो देखो रिएक्शन को कैसे याद करना है, समझ में आ गया आपको? ये आपका तरीका होना चाहिए, ठीक है? तो अमोनियम कार्बोनेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, अमोनियम क्लोराइड हो, जब भी इनकी किसी के साथ रिएक्शन होगी तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला जिंक सल्फाइड की जिंक सल्फेट की रिएक्शन है, वो तो सिंपल है, देख लो, अल्टी पल्टी होना है बस। यहां पर लिखा क्यों है मैंने सिंपल रिएक्शन है, तो मेरे को यहाँ टाइम पास कराना नहीं था, क्योंकि ऐसी रिएक्शंस तो छोटा बच्चा भी कर लेता है कि इंटरचेंज डबल डिस्प्लेसमेंट ही तो किया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, सॉल्ट्स के केस में ऐसा पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया? चले हम आगे। इसी तरह से अगला है FeCl3 के साथ NH4OH डाल के रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा? तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा। एक बात ध्यान रखना, यहां पर इस एग्जांपल में ऑप्शन दे दिया FeOH का होल 3 का कलर आएगा, या प्रेसिपिटेट आएगा, या Fe2O3 का आएगा, या Fe2O3.2H2O का आएगा। 3 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन समझ में आया? वो तो हम स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेके देख लिया है, उसमें क्या दिक्कत है? क्वेश्चंस कैसे ट्विस्ट हो रहा है, कैसे आंसर आएगा, कैसे ऑप्शंस आएंगे, कैसे आपको अपनी इज्जत बचा के निकल रहा है, वो सब बातें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप कैसे करोगे इसको? तो आंसर है FeOH। छोटा बच्चा कहेगा सर ये बनेगा, इंटरचेंज कर दिया, आप ही ने तो बोला था अल्टी पल्टी कर दो। गलत नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऐसे फॉर्म में अनस्टेबल होता है, लैब में जिन्होंने प्रैक्टिकल किया उनको पता है इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, सही है। लेकिन पानी कहाँ गया? तो वो पानी ये रहा, और ये रस्ट का फॉर्मूला है, तो यहाँ X लगा सकते हो या 2 लगा सकते हो। तो बेस्ट आंसर आपका ये होगा, ना कि ये वाला। क्लियर? कॉपर के साथ है तो ये तो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन के हैं, बट यहां पर मैंने कलर की इंपॉर्टेंस के कारण लिखा है। कॉपर सल्फेट की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? अब मैं यहां पर उसी को दोबारा लिख रहा हूं। कॉपर सल्फेट है, उसकी ये क्या कलरलेस है, इसमें जब अमोनिया डाल देंगे तो कॉपर के साथ अमोनिया का ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब पानी डालेंगे तो क्या होगा? कॉपर H2O का होल 4 SO4.H2O। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत। ये पूरा बॉक्स में डाल देता हूं, आपको दूर से ही दिखेगा, ठीक है? तो क्या बनेगा? ये बनेगा।
चले हम आगे, ये कलरलेस है, ये ब्लू कलर का होता है और ये वाला होता है डीप ब्लू। तो वहां ब्लू लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है, ये पूरा कंसेप्ट यहां दे दिया। क्वेश्चन बनता है वन, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 4 पानी है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन बॉन्ड और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे इसमें। कोई दिक्कत है? बिल्कुल जयदीप, ये वही वाला पार्ट है, रिएक्शंस वाला। बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाओ आराम से, हेलमेट वेलमेट पहन लेना, पता नहीं कब बॉल कहां से आ जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ये आपका ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, अगली शीट डालो भाई। एक और रिएक्शन है वहां पर N2O4, या फिर उसको NO2 भी बोल सकते हैं। इसकी रिएक्शन अगर मान लो हम NO के साथ कराएंगे तो क्या होगा, तो सीधा सा N2O3 बनेगा, N2O3 बनेगा। आया कि नहीं आया समझ में? और ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है। ये रिएक्शन जो है वो एक मिनट, ब्लू सॉलिड है, ये कॉम प्रपोसिनेशन का एग्जाम्पल है। देखो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4, इसमें यहां पर है +2। क्वेश्चन क्या है, एक +2 वाला जोड़ा, एक +4 वाला जोड़ा, +2 +4 जब जुड़ेंगे तो क्या होगा, 2 कदम तुम चलो 2 कदम हम चले, हाँ या ना? तो क्या हो गया, 4 वाला कहेगा मैं थोड़ा झुक लेता हूं, 2 वाला कहेगा मैं थोड़ा फुदक लेता हूं, तो दोनों ने मिलके क्या बना लिया, +3 का कंपाउंड बना लिया। क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा ही होगा, हाँ या ना? कोई डाउट है? चले हम आगे। वेरी गुड, म्यूजिक वीडियो भी आ गया, स्टूडियो आ गया, वेरी गुड, बाय हाय। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का है। ये रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? ऐसा नहीं कि केवल हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन की पूरी रूट्स पढ़ रहे हैं, पूरा खोद के निकाल रहे हैं उसको। तो ये रिएक्शन का नाम क्या है? तो ये कॉम प्रपोसिनेशन है, रीप्रपोसिनेशन है। डिसप्रपोसिनेशन का मतलब अगर ये रिएक्शन उल्टा होती तो टूट जाता, टूटता ना जो एक से भले 2, तो डिसोसिएशन होता, तो डिसप्रपोसिनेशन। रेशो प्रपोसिनेशन आपने पढ़े होंगे अनुपात वाले, ठीक है ना? और जब अलग अलग जुड़ रहे हैं तो कंबाइंड हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं, तो कॉम प्रपोसिनेशन या फिर रीप्रपोसिनेशन कहलाती है। ध्यान रखना, क्लियर हो गया? चले हम आगे। चलो नेक्स्ट पेज को देखते हैं अपन। यहां पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसको समझते हैं अपन अब। ठीक है, रिएक्शंस आप इस वीडियो को आराम से 2-3 बार देखना, देखो आपको कैसे मलाई मक्खन की तरह क्लियर होता है। मतलब एक बार नहीं 2 बार देखना। उसके बाद एनसीईआरटी की रिएक्शंस आपने लिखी होंगी, एनसीईआरटी खोलना, सारी रिएक्शंस हो चुकी है, एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत कुछ होएगा। ठीक है, अब यहां ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में पहला वाला समझाया था, अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वाटर निकाल दो, खत्म। तो पहला वाला हो गया। N2O बनता है, N2O का नाम है सबको पता है, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस बोलेंगे इसको। क्लियर हो गया? दूसरा जो आपका NaNO2 प्लस, बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसको बताता हूं, उससे पहले सर्किट रिएक्शंस को ले लेते हैं। नीचे NO2 वाली रिएक्शन को देखो पहले, जो सिंपल है उनको खत्म कर लें। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इस फॉर्म में वो रिएक्टिव होती है और वो N2O4 में बदल जाती है। ऐसा क्यों? उसका कारण देखो, बहुत सिंपल है, ये NO2 है। अब ये क्या है, यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें कलर भी होगा और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होगी। मींस ये ब्राउन कलर की गैस होती है, साथ में ये पैरामैग्नेटिक होती है, हाँ या ना?
अब लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये दो मॉलिक्यूल इसके जुड़ते हैं डायमर बना लेता है। डायमर बनते ये क्या होगा, N2O4 बन जाता है। ये लो, ठीक है, आ गया समझ में। बेटा 97.83 है, ठीक है, अच्छा बन गया, बुरा नहीं है अभी, बट डेफिनेटली अगर आज के वीडियोज को देख लोगे तुम ये इनऑर्गेनिक के, तो 1-2 परसेंटाइल डेफिनेटली इंप्रूव होगा। 98 99 के बीच में तो मजे से पहुंचोगे, 99 भी क्रॉस हो सकता है। तो ये समझ में आया, ये पैरा है, ये डाया है, ये ब्राउन गैस है और ये कलरलेस है। क्यों, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ तूफान मचा रहा था वो गायब हो गया, हाँ या ना, बोलो, खत्म। चलो अब देखते हैं हम लोग N2O4 के बाद नीचे वाली रिएक्शन, सबसे नीचे वाली को पहले देख लो। HNO3 P4O10 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा। तो देखो ये एक ही खानदान है, HNO3 मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही खानदान के। एक ही खानदान के में कभी भी लात घूंसे नहीं चलते, ध्यान रखना, इंटरचेंज कर लेंगे दोनों समझ के। HNO3 और P4O10 है, तो HNO3 और P4O10 कहेंगे कि भैया P2O5 लिख देता हूं मैं समझने के लिए। P4O10 और P2O5 एक ही बात है। P2O5 रिएक्शन में शामिल होता है, P4O10 मॉलिक्यूल को स्टेबल करके रखता है, क्योंकि P2O5 स्टेबल नहीं है। ठीक है, होगा क्या, अल्टी पल्टी हो गया, इसकी जगह फास्फोरस कहेगा भैया मैं आ जाता हूं, तो नाइट्रोजन कहेगा मैं उधर चला जाता हूं, बस घर की बात है अपनी। तो ये केवल नाइट्रोजन फास्फोरस में नहीं, ऑक्सीजन सल्फर में भी ऐसा ही होगा। जब भी कभी ऐसा हो तो आप इससे ऐसे मुक्ति पा लेना। और N2O5 का कलर भी लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कलर पे बनता है, तो ये कलरलेस है। अब देखो आगे, अब लेड नाइट्रेट वाला जो कंसेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट वाला कंसेप्ट यहां पर मैं ब्लैंक पेज लिखवा रहा हूं, तो आप अच्छी तरह से देख लो, बाद में नोट कर लेना। देखो नाइट्रेट्स जो है, तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। तो सीधी सी बात आप कहोगे सर वहीं लिखा हुआ है, क्यों टाइम पास कर रहे हो। तो देखो स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा है NO2 + O2 बनेगा, साथ में लेड ऑक्साइड बनता है, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन टेस्ट हो रहा है बताता हूं। अगर वो लेड नाइट्रेट की जगह लिथियम नाइट्रेट बोलता तब क्या करोगे, अगर वो बेरिलियम नाइट्रेट बोलेगा तब क्या करोगे, मैग्नीशियम भी दे सकता है। अगर वो सोडियम नाइट्रेट बोलेगा तो क्या करोगे, पोटेशियम नाइट्रेट देगा तो क्या करोगे। मेनली ये चार काफी पॉपुलर हैं, ठीक है ना। चलो बताओ। चलो हुआ कुछ, देखो यहां पर क्या होगा,
यहां पर भी सेम आंसर आएगा, NO2 प्लस SO2 प्लस Li2O, बैलेंस होता रहेगा। यहां पर भी सेम आंसर आएगा BeO, लेकिन इस केस में आंसर आएगा NaNO2 प्लस O2, KNO2 प्लस O2। ये देखो, ये अलग है, अलग जात के हैं। ये ऊपर वाले तो आपको पता है एस ब्लॉक में वैसे भी तूफानी लोग हैं, उपद्रवी हैं, टेररिस्ट है, हाँ या ना। और लेड नाइट्रेट जो है उसको गर्म करने से दो गैस निकलती है, ठीक है, और ये निकलता है, जबकि बाकी इन दो नाइट्रेट से भी सेम गैस निकलेगी और ये बनेगा। लेकिन लिथियम और पोटेशियम नाइट्रेट से NaNO2 बनता है, एक ही गैस निकलेगी O2। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर डायरेक्ट पूछा जाता है। बाकी एस ब्लॉक का कोई भी नाइट्रेट है, सब इसी कंसेप्ट पे चलेंगे, एक ही गैस निकालेंगे, केवल और केवल लिथियम को छोड़कर पहली ग्रुप में। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये तीनों में ऐसा होगा, बट पूछा जाता लेड, सोडियम या पोटेशियम का सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया? बोलो कोई दिक्कत है तो? खत्म। नेक्स्ट, अगला जो है लेड नाइट्रेट के बाद आप देखो जो है सेकंड रिएक्शन जो मैंने कहा था कि बताता हूं, अब उसको भी समझ लेते हैं। तो वो रिएक्शन क्या कह रही है आपके भाई? तो वो रिएक्शन कह रही है NaNO2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। तो NaNO2 को समझने के लिए क्या करोगे बच्चों? मैं ऐसा मान लूं HNO2, तो आपको इजीली समझ में आएगा, हाँ या ना? बोलो क्लियर? FeSO4 है तो मतलब वो फेरस आयन है, Fe+2, साथ में वहां पर H2SO4 है, ये है। अब देखो, आप इसका आपको पता है ये बीच में है, इधर चला या उधर चला, चार्ट में ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, दोनों काम इसके हो रहे हैं। तो ये ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। तो क्या होगा? लेकिन Fe+2 कहेगा भैया अपन को तो एक ही चीज आती है, अपन तो ऑक्सीडेशन ही शो करेंगे। तो Fe+3 मतलब फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन गया, पहला पॉइंट। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कॉमन सेंस है इसका रिडक्शन होगा, और आपको पता है जब इसका रिडक्शन होगा तो ये इसमें बदलता है, हाँ या ना? H2SO4 का भी कोई रोल नहीं आया। इतना क्लियर है क्या? देखो मजे से समझना, रटना बिल्कुल नहीं, अभी तक मैंने कहीं नहीं बोला है कि रटना है। HNO2 अपने चार्ट में आप देखोगे तो HNO2 क्या था? यहां पर था HNO2, बदल रहा था HNO3 में, और इधर NO से आ रहा था, यहां से HNO3। तो HNO2 के पास दोनों ऑप्शन है, इट कैन बी ऑक्सीडाइज, इट कैन बी रिड्यूस। इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, इसका रिडक्शन भी हो सकता है, हाँ या ना? तो ये तो HNO2 की बात हुई। अब यहां पर फेरस भाई साहब बोलेंगे भैया अपन को तो ऑक्सीडेशन नहीं आता है, रिडक्शन तो अपना हो नहीं सकता, तो ये ऑक्सीडेशन शो करेगा। तो इसके पास तो दोनों ऑप्शन है, बट इसका वन वे ऑप्शन है, तो इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ये कॉमन सेंस है, इसका रिडक्शन ही होगा। आंसर आए कि नहीं आए? देखो रिएक्शन आई समझ में। आप कहोगे कि सर H2SO4 क्यों लिया हुआ है? उसका कारण है यहां पर कौन है? सोडियम है। यहां कौन है? सोडियम है। तो ये सोडियम होने के कारण सोडियम यहां से हाईली रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को लात मारेगा, तो इन दोनों में सबसे पहले झगड़ा होगा, ये वाली। अब बोलो, बताओ आपको समझ में आया कि अभी भी रटना पड़ रहा है? जल्दी कमेंट दो, जल्दी से। शोले मूवी का डायलॉग सुना है आप लोगों ने सबने? जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी, याद है? बसंती नाच, और बसंती के वीरू बोलता है, बोले बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये अपने यहाँ पर नहीं चल रहा, मैं तो ऐसे डायलॉग याद आया। तो जब तक तुम्हारे कमेंट्स आएंगे ना तब तक ही मैं पढ़ाऊंगा, कमेंट्स बंद, मेरा पढ़ाना भी बंद। तो फटाफट कमेंट दो, यस नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? आया कि नहीं आया समझ में? नाच बसंती, जल्दी से।
लगता है सब चले गए घर पे। तो चलो देखो, यहां पर ये काम की बात थी। अगला, अब एक बात आपको फिर क्लिक नहीं हुई होगी कि कई बच्चों ने कहा, सोचा होगा सर ये NaHSO4 क्यों बना, Na2SO4 बनना था ना। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है, आप सोचते हो कि Na2SO4 बनेगा, आंसर आया NaHSO4। एम आई राइट? कोई दिक्कत है? तो देखो, अब ये झोल भी समझ लो कि मान लो मैंने कहा H2SO4 की रिएक्शन करवाई किसी से, NaOH से ही करा दी, किसी से भी कराओ, क्या बनेगा? आप आंसर लिखाते हो ये वाला, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले स्टेप में NaHSO4 बनता है और बाद में जब रिएक्शन होगी दोबारा तब बनता है Na2SO4। ये है अपना कंसेप्ट, ठीक है ना। इसी तरह से अगर NaOH की जगह ये रिएक्शन KOH के साथ होती तो भी यहां KHSO4 बनता और अगले स्टेप में फिर KOH K2SO4 बनाता। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? लेकिन अगर यही रिएक्शन कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ हो जाती, लाइम वाटर के साथ, तो यहां पर ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन यहां पर इस केस में ये नहीं बनेगा। सीधा कैल्शियम सल्फेट बनेगा। ये ध्यान रखने की बात है। ऐसा क्यों, बता देता हूं, एक मिनट रुको। यही बात मैग्नीशियम के साथ होगी, MgOH का होल ट्वाइस, उसमें भी MgHSO4 अनस्टेबल है तो वो इग्नोर होगा, MgSO4 वो स्टेबल है, वो ही बनेगा। क्लियर हो गया ये बात? एक बात ध्यान रखना, ऐसे कहीं पर NaHCO3 बन रहा है रिएक्शन में तो वो स्टेबल है, KHCO3 बन रहा है वो स्टेबल है, Na2CO3 और K2CO3 तो है ही स्टेबल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं रिएक्शन में सोडियम पोटेशियम के कंपाउंड है तो वो बीच में भी स्टेबल जनरली होते हैं और वो ही आपका आंसर होगा। क्लियर है? जब तक लॉन्ग टाइम एक्सिस स्ट्रॉन्ग हीटिंग या ऐसा कुछ ना लिखा मिले कि रिएक्शन ज्यादा होनी है, ज्यादा तेज होनी है, तब तक आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले स्टेप पे रुक जाना है। क्या होगा जब H2SO4 का NaOH के साथ हीट करवाओगे या रिएक्शन कराओगे, तो आंसर है NaHSO4 बनेगा। यही आंसर होगा। बच्चे ये करे आते हैं बाद में फालतू ही आंसर की में करेक्शंस के लिए एप्लीकेशन देते रहते हैं। हाँ, H2SO4 when treated with NaOH excess, strong, concentrate, ऐसा कुछ मिले जिससे आपको पता लगे कि रिएक्शन ज्यादा हो रही है, तब की बात होगी वो, ठीक है ना। ऐसे ही MgSO4, MgHCO3 ये नहीं बनता, CaHCO3 ये अनस्टेबल है, इसको भी इग्नोर कर दो रिएक्शन में, लेकिन CaCO3 MgCO3 को काउंट कर लेना। ये बेस क्लियर हुआ सबको? कि कोई डाउट है जल्दी बोल दो। ये पॉइंट हो गया। अब अगला बात जो ध्यान रखने का है आपका, वो रिएक्शन तो हो गई है, तो अगला स्क्रीन पे डलवाता हूं मैं, ठीक है, अगला डालता हूं स्क्रीन पे। और ये समझ में आया आपको कंसेप्ट के, डाउट है अभी भी बोल दो। तो आपका काम रिएक्शंस रटवाना ही नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए रिएक्शन को फिट करना है माइंड में, ठीक है। चलो कमेंट दे दो।
चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला। तो अगला है आपका स्क्रीन पर NaNO3 प्लस H2SO4। NaHSO4 आ गया समझ में। अमोनिया वाली रिएक्शन बहुत लॉलीपॉप रिएक्शन है। अमोनिया से ऑक्सीजन की रिएक्शन जब करवाते हैं तो प्लेटिनम के साथ रिएक्शन होती है मेटल ऑक्साइड की प्रेजेंस में। प्लेटिनम के साथ मेटल ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो पहले स्टेप में NO बनेगा। यही अपना जो चार्ट है वो ही लगा हुआ है। NO का ऑक्सीडेशन होगा तो NO2 बनेगा और NO2 में पानी डालते ही डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाएगा और डिस्प्रपोर्शनेशन से क्या बनेगा? HNO3 प्लस NO। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। तो ये आपका ये वाला रिएक्शन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी को ही ये HNO3 बनाने का प्रोसेस है। HNO3 बनाने का ये प्रोसेस है लेबोरेटरी का, लेबोरेटरी नहीं सॉरी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब यहाँ देखो जो HNO3 बनता है ये अराउंड 68% प्योर होता है मास के थ्रू। बाय मास ये 68% प्योर है। अब अगर हमें मान लो इससे ज्यादा प्योरिटी वाला HNO3 बनाना है जो जरूरत है बट ऑब्वियस, तो क्या करोगे? तो सीधा सा है यहां पर आपको उसमें H2SO4 सॉल्यूशन जो कंसंट्रेट H2SO4 सॉल्यूशन है उससे इसको पास करा दो। वहां से H2SO4 का काम आपको बचपन से पता है, ऑर्गेनिक से जब से पढ़ाना चालू किया तब से बता रहा हूं। H2SO4 आएगा तो H2SO4 का एक ही काम है वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देना। बाकी और कुछ करेगा कि नहीं करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये आपका H2SO4 वाला काम हो गया। ठीक है, चले हम आगे। तो H2SO4 क्या करेगा? जो वाटर 68% था उसको ऑलमोस्ट 98-99% तक प्योरिटी में बदल देगा। नेक्स्ट ब्राउन रिंग टेस्ट, सुपर इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसको सबने रटा है। इसको भी देखो अपने ट्रिक से कैसे याद करते हैं मजे से। देखो पहले रिएक्शन समझा देता हूं, स्क्रीन पर आपको दिख रही है तो मैं रिएक्शन समझा देता हूं। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए काम में लेते हैं? नाइट्रेट्स के लिए काम में लेते हैं। नाइट्रेट ऑप्शन में ना हो तो नाइट्राइट होगा NO2। दोनों ऑप्शन में है और एनीवन टिक करना है तो नाइट्रेट ही आंसर है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए काम में लेंगे? तो आंसर है नाइट्रेट के लिए काम में लेते हैं। दूसरा देखो यहां पर क्या होगा, नाइट्रेट जो सॉल्ट है उसमें थोड़ा सा एसिडिक मतलब H2SO4 डालते हैं, थोड़ा सा फेरस सल्फेट डाल देते हैं। तो ये दोनों डालने से क्या होता है कि वहां पर क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आप देख रहे हो फेरस है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा फेरिक में, नाइट्रेट है तो उसका रिडक्शन होना पक्का है। किसमें होगा? NO में। देखो वहां लिखा हुआ नहीं है, NO लिखा है ना, सॉरी NO में। नाइट्रेट है तो नाइट्रेट HNO3 का रिडक्शन किसमें होगा? NO प्लस वाटर। और Fe+2 से क्या बन गया? Fe+3। पहली लाइन समझ में आई आपको कि डाउट है? अब क्योंकि Fe क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी के साथ एफिनिटी शो करता है, रस्ट वाला भी अभी समझाया था। तो Fe वहां पर जो पड़ा, ऐसा नहीं कि सारा Fe+3 बन गया। Fe वहां पड़ा हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास बुला लाता है, बोले आजा प्यारे पास हमारे। तो इस तरह Fe वहां पड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स भी बना लेता है और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो NO के साथ रिएक्शन करता है। अब ध्यान रखना NO क्या है कि वीक लिगेंड है, पानी से थोड़ा पहलवान है, वाटर के कंपेयर में थोड़ा सा पहलवान है, लेकिन इतना भी नहीं है कि पानी को ऐसे किक मारे पानी भाग जाए मैदान छोड़ के। हाँ या ना? तो वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स में से NO में इतनी ताकत है कि वो एक को ही हटा पाता है, सबको नहीं हटा पाता। अगर यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते कंपेयर में तो वो सब वाटर मॉलिक्यूल्स को इजीली हटा देते, लेकिन यहाँ पर Fe में 1-1 ही हटा। कोई दिक्कत है तो बोलो। काम समझ में आ गया? चले हम आगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल को हटा के NO खुद जुड़ गया। इसकी जो रिंग बनती है वहां पर
तो वो होती है ब्राउन कलर की रिंग। इसीलिए इस टेस्ट का नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। समझ में नहीं आया तो बोलो, नहीं तो आगे चलता हूँ, अगली स्लाइड स्क्रीन पर डालता हूँ। समझ में आ गया आपको, हाँ या ना? कमेंट दो। ब्राउन रिंग टेस्ट बिल्कुल याद होना चाहिए, लॉजिक से समझाया मैंने, आपने कभी भी लॉजिक नहीं लगाया होगा, रटा होगा। जल्दी करो, कमेंट दो, फिर आगे चलता हूँ। और बच्चे जिंदा हैं, जो जो बच्चे क्लास में जिंदा बैठे हुए हैं, कुछ तो ऐसे बैठे रहते हैं ना मुर्दा, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिंदा बैठे हुए, मेरा हैशटैग टाइप करो, केमिस्ट्री रटना नहीं। जल्दी करो। चलो, पॉलीमर करवा दो। बिल्कुल बेटा, करवा चुका हूं ऑलरेडी, आप देखना पॉलीमर के ट्रिक्स भी हैं, तो हो चुके हैं सारे, आप जो अपलोडेड वीडियो है ना उनमें देख लेना बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम अगला लेते हैं। तो ये है आपका कॉपर का HNO3 की रिएक्शंस, जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, देखो यहां पर ध्यान से देखो, बहुत इजीली हो रही हैं। तो HNO3 की ट्रिक क्या है आपके, डाइल्यूट HNO3 जब लेंगे तो NO साइड में निकलता है, और कंसंट्रेट लेते हैं तो NO2 निकलता है। डाइल्यूट के साथ NO और कंसंट्रेट के साथ, ठीक है ना, डाइल्यूट के साथ NO और कंसंट्रेट के साथ NO2 निकलता है। बेटा तू ही एक्टिव है, बाकी सब वॉचिंग तो कभी 6 की दिखती है, कभी 8 की, कभी 9 की, कभी 5 की, मतलब बट 6-7 मिनिमम रेगुलर वॉच कर रहे हैं। कमेंट मारने में आलसी है सारे के सारे, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो देखो, कॉपर है, मेटल है, तो मेटल से मेटल आयन बना, मेटल और आयन है तो नाइट्रेट से जुड़ जाएगा, तो कॉपर से कॉपर नाइट्रेट बनेगा, जिंक से जिंक नाइट्रेट बनेगा। अगर वहां पर मान लो ऐसे निकिल होता तो निकिल नाइट्रेट बन जाता, क्रोमियम होगा तो क्रोमियम नाइट्रेट बनेगा। पहला पॉइंट, हाँ या ना? अब डाइल्यूट के साथ आपको क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक में चेक कर लो, लॉलीपॉप है NO डाल देना है, और कंसंट्रेट है तो NO2 डाल देना है, हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बोल दो। जिंक वाले केस में भी आप देख सकते हो, जिंक में क्या होगा कि NO की जगह पे, डाइल्यूट में NO की जगह पे N2O है जिंक में, मैंने आपको पहले वार्निंग में भी लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 या वेरी डाइल्यूट भी लिख देते हैं कई बार, इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, तो ठीक है ना, जिंक नाइट्रेट, देखो कितना अच्छा है, सब कुछ लिख के दूंगा मैं आपको, साथ में वाटर प्लस एक्स। एक्स क्या है ये बताओ आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स क्या है ये बताओ, ठीक है ना। अब ऑप्शंस मिलते हैं आपको, NO, NO2, NH4, NO3 या नन। चार में से क्या आंसर आएगा बच्चों, बोलो, चार में से क्या आंसर आपका आएगा, जल्दी से कमेंट दे दो। फटाफट देखो, अब आप कहोगे सर आंसर नन होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला N2O बनता है, जिंक है उसके साथ, आया ना, आयरन के साथ, तो आंसर N2O बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर नन नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये जब गर्म करते हैं तो इसमें से वाटर निकलेगा तो N2O बनेगा। तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं दे के क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। बच्चा क्या है, अपनी धुन में रहता है, सर आपने तो ऐसा ही बोला था। अरे भाई, इससे पहले ये भी तो ट्रिक बताई थी कि अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर N2O निकलता है, तो उन्होंने उसको बीच में ही रोक दिया। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या आएगा, N2O। N2O ऑप्शन में था नहीं, तो अमोनियम नाइट्रेट, ये नहीं होगा बंटी,
क्लियर? चलो अगली रिएक्शंस देखो आप, ठीक है ना, Fe के लिए भी है। अब कुछ मेटल है जैसे एल्यूमिनियम, क्रोमियम, जो प्योरली एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जिंक भी होता है बट यहाँ पर जिंक और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी में अंतर होता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम है या क्रोमियम है, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रेट नहीं बनाते। एल्यूमिनियम प्लस कंसंट्रेट HNO3, ये क्या करेंगे? तो आंसर है आपका ही, अगर लिख देते हो, देखो NO2 बनेगी वो अपनी जगह है, वाटर बनेगा वो अपनी जगह है, बट ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट नहीं बनाते। Al2O3.XH2O, मतलब पानी तो यहाँ वाला आ ही जाएगा, तो XH2O इसकी लेयर बन जाती है, मतलब ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बन जाती है पैसिव मेटल्स के केस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर नाइट्रेट नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ऑक्साइड बनेगा, ये कौन बनाएगा? पैसिव मेटल, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहां पर अगला एग्जाम्पल, HNO3 की कुछ और रिएक्शंस हैं, तो खुद देख लो। फिलिंग द ब्लैंक वाला चार्ट सेम एज इट इज अप्लाई हो रहा है, खुद चेक करो क्या हो रहा है। NO2 और कंसंट्रेट है ये, तो NO2 और H2O तो बनेगा ही बनेगा। NO2 और H2O के अलावा और क्या बनेगा? तो आंसर है कार्बन है तो CO2 बनेगा। पता है आपको हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है, CO2 ही बनता है। दूसरा, अगर आयोडीन है तो HiO3 बनता है। आयोडीन का आप चार्ट देखो, क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लो, बस यही तो काम करना है। क्लोरीन की जगह आपने आयोडीन ले लिया, तो आयोडीन के केस में क्या होगा? HiO3 बन रहा है, हाँ या ना? अब आप कहोगे कि HiO4 क्यों नहीं बनाया? क्योंकि HClO3 देखो स्टेबल है, तो अगर स्टेबल है तो अननेसेसरी आगे मत जाओ। चार्ट को चेक करो, HClO3 बन रहा है तो स्टेबल है, तो अननेसेसरी चार्ट में HClO4 बनाने की जरूरत नहीं है। सल्फर है तो H2SO4 बनेगा, सल्फर है तो H2SO4 बनेगा। और फॉस्फोरस कैसे बनेगा? वही SO2 प्लस वाटर बनता है सल्फर का चार्ट, जो अनस्टेबल है। आगे चले जाओ, सल्फर से आप कहोगे सर SO2 बना, हाँ बना, लेकिन साथ में वाटर भी है, पानी भी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि H2SO3 बनेगा जो अनस्टेबल है। तो फाइनल आंसर विल बी H2SO4, हाँ या ना? बोलो। P4 के केस में क्या होगा? H3PO4, ठीक है, क्योंकि P2O3 बनेगा। P2O3 स्टेबल नहीं होता तो क्या होगा? बाद में P2O5 बना के पानी डालते ही H2PO4 बने, सॉरी H3PO4 बना जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट। अगला दूं? ये अगला पेज शेयर करता हूं, आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अभी तक मैं बता रहा हूं, अब आप खुद करो। अब आप खुद ट्राई करो इसको, अगले पेज को, कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। 1 मिनट में मिलता हूं।
चलो बोलो। सर K2Cr2O7 वाली रिएक्शन है, तो ये K2Cr2O7 का ऐसा पार्ट है, K2Cr2O7 का ऐसा पार्ट है कि जो बिल्कुल रटा होना चाहिए। देखो भाई, बिल्कुल सीरियसली आप सुन लो, आपके रिएक्शंस वाला पार्ट एकदम लास्ट स्टेज में, काम की रिएक्शंस जितनी भी अप्लाई करनी होती है मैंने बताई है आपको। तो देखो यहां पर क्या है, आपका सबसे पहला काम है आपका K2Cr2O7 और KMnO4। ये तो पूरा का पूरा NCERT से चार्ट डालना, ऐसा कोई साल नहीं जिस पर इसमें सवाल नहीं। समझ में आ गया कि यहां पर हमेशा क्वेश्चन बनता है, हर हाल में क्वेश्चन आएगा K2Cr2O7 या फिर KMnO4 से। तो आपको इसमें हमेशा करके जाना, एक एक लाइन करना। इतना रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, बट फिर भी बच्चे गलत करते हैं, सेम क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लैंग्वेज को ऐसे पता नहीं कहाँ से घुमा देते हैं यार, दिमाग कहाँ से दौड़ता है टीचर्स का। ये बात जब पेपर करते हैं तब बच्चे को समझ में आती है। ठीक है, K2Cr2O7 क्या प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दीजिएगा भैया। ठीक है, तो K2Cr2O7 को क्रोमाइट ओर से बनाते हैं। मैं पूरा प्रिपरेशन आपको समझा देता हूं। इसको क्रोमाइट ओर से बनाया जाता है। तो आयरन क्रोमाइट है वहां पर, जिसको क्रोमाइट ओर भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ध्यान रखना, एडवांस में भी बहुत क्वेश्चंस बने। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी एयर की प्रेजेंस में, लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट के साथ एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्लियर है? तो क्या होगा, तो Fe जो वहां पर है Fe+2 से Fe+3 होगा और ये सोडियम क्रोमेट बनेगा। साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन किया तो सोडियम क्रोमेट बना और Fe2O3 बना। साथ में CO2 गैस अलग निकल गई, उसको एक बार भूल जाओ। अब अगला पॉइंट, इसके बाद अगला जो आता है वो है आपका एसिडिक मीडियम में। ये जो क्रोमेट है ये एसिडिक मीडियम में क्या होता है बच्चों, डाइक्रोमेट में बदलता है। क्रोमेट का एसिडिक मीडियम में कन्वर्जन होता है, किसमें, डाइक्रोमेट में। आप चेक कर लो। ठीक है, H+ लिखा हुआ है तो कोई भी एसिडिक मीडियम की कंडीशन लगा सकते हो। और ये जो डाइक्रोमेट है, इस डाइक्रोमेट में KCl डाल के, KCl डाल दो, KNO3 डाल दो, ऐसा कुछ भी, पोटेशियम सॉल्ट डाल दो, K2CO3 को इग्नोर करना। बताता हूं क्यों। तो ये पोटेशियम सॉल्ट डाल के इंटरचेंज करा लिया, सोडियम को पोटेशियम ने रिप्लेस कर दिया, तो सोडियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। यहाँ एक दो क्वेश्चंस बनते हैं माइंड में उमड़ घुमड़ के। पहला कि भाई सोडियम क्रोमेट बन गया था तो उसी को ही काम में ले लेते। आज तक आप क्या पढ़ते आए हो, NaOH KOH एक ही बात है, एक ही खानदान है तो एक ही बात मानते हैं। तो यहां पर फिर ये भेदभाव क्यों, तो सीधा लिखा हुआ है सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्युबल होता है वाटर में, तो उसको स्टोरेज करना, क्रिस्टल फॉर्म में कलेक्ट करके रखना बहुत मुश्किल है। जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका क्या है, आप के कम सॉल्युबल है तो इजीली क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा है आपका, तो ये समझ में आया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्यों बनाया जाता है। अब बात आती है कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के बिना हमारा काम चल नहीं रहा है तो पहले स्टेप पे बना लेते ना, कि वहां पर ऊपर Na2CO3 डाला, उसकी जगह K2CO3 ही क्यों नहीं डाल दिया। Na2CO3 क्यों डाला मैंने, इसको हटाओ, K2CO3 डाल दो, है ना, ये बात है। तो ये भी गलत है, ये सही है। ऐसा क्यों, बिकॉज K2CO3 की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हाईली थर्मल स्टेबल होता है, तो इजीली, सोडियम भी बहुत स्टेबल है, तो सोडियम को तोड़ने में ही नानी याद आएगी सोडियम क्रोमेट को, डाइक्रोमेट को। एक मिनट, Na2CO3 है, मतलब सोडियम कार्बोनेट थर्मली स्टेबल है और पोटेशियम कार्बोनेट तो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो सोडियम कार्बोनेट को तोड़ने में ही तकलीफ पड़ेगी तो पोटेशियम में तो नानी याद आएगी। इट मींस अगर आप पोटेशियम कार्बोनेट लेओगे तो प्रोडक्शन बहुत कम होगा और एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी।
प्रोडक्शन तो कम हुआ, एनर्जी वेस्ट हो गई, ध्यान रखना। तो इसलिए हम लोग तो पक्के मारवाड़ी आदमी है भाई, है ना, पैसा बचाने की सोचते हैं। तो इसका मतलब यहां पर आपको क्या होगा कि K2CO3 पहले स्टेप में काम में क्यों नहीं लिया? एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट और लेस प्रोडक्शन। बाद वाले स्टेप में काम में क्यों लिया, समझ में आ गया। और सोडियम के फॉर्म में क्यों नहीं रखा, वो भी क्लियर है। अब एक और रिएक्शन जो यहां पर अलग केमिकल प्रॉपर्टीज में दे रखी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। तो वो क्या करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की कुछ रिएक्शंस है, तो वो फिलिंग द ब्लैंक वाली ही रिएक्शन है। चेक कर लो, नीचे की 2 रिएक्शंस को छोड़ के बाकी रिएक्शंस लॉलीपॉप है, फटाफट चेक करो। देख लिया, Fe+2 से Fe+3 बनेगा, I- से I2 बनता है, Sn+2 से Sn+4 बनेगा, H2O2 से O2 बनता है। हाँ या ना? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट खुद तो होगा रिड्यूस, तो दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। ये हुआ। अब यहां पर H2O2 से ये तो बना। अब आपको एक बात आपको पहले भी बोली थी, जब इक्विवेलेंट वेट बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तब भी मैंने बोला था कि यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 से 3 होता है। मींस हर कंडीशन में आपका वैल्यू M/3 ही आएगा, M/6 आएगा। ये बात आपको बताई थी मैंने, ठीक है ना। लेकिन 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7-2, जब इसकी रिएक्शन हम H2O2 से कराते हैं तो H2O2 का तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका रिडक्शन होना चाहिए था, और इसका रिडक्शन होके आपके हिसाब से Cr2 या Cr+3 का कोई कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए था, बट ये गलत है। बनता है वहां पर CrO5। CrO5 बनता है, ब्लू कलर का, कलर भी लिखा होगा मैंने, देखो, हाँ, ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है इसकी, CrO5 ऐसे स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, एडवांस के लिए स्पेशली। और इसी तरह से क्लोराइड, ध्यान रखना, K2Cr2O7 की रिएक्शन कहीं भी किसी से भी कराओ, केवल ये 2 ही केस है जहां पर आंसर कुछ और आता है, नहीं तो क्रोमियम हमेशा और हमेशा +3 में ही बदलेगा। बिल्कुल अच्छी तरह सुन लेना, 4 बार बोल चुका हूं। यहां पर बनना क्या था, ये जो है ये बनता CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, जिसके रेड वेपर्स निकलते हैं। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बनता है, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, जिसके क्या होते हैं, कौन से कलर निकलते हैं, रेड वेपर्स बनते हैं। ये आपको ध्यान रखने की बात है। क्लियर हो गया? कोई इश्यू है तो बोल दो। अनिकेत कुलकर्णी, जय हिंद। अब तक कहां घूम रहे थे भैया? अब पूरा वीडियो देखना, बहुत काम का वीडियो है। चलो, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शंस भी हो गई, और पोटेशियम डाइक्रोमेट के जो स्पेशल केस हैं वो भी हो गए। तो अगला पेज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं फटाफट, KMnO4 का, वो देख लो। चलो देखो, अब KMnO4 की रिएक्शन देख लो। KMnO4 को भी पूरा का पूरा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। KMnO4 MnO2 के साथ बेसिक मीडियम में एयर की प्रेजेंस में, MnO2 होता ब्लैक कलर का, तो उसको KOH के साथ
एयर की प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं तो पहले बनता K2MnO4 जिसका कलर होता है ग्रीन, नीचे लिखा हुआ है मैंने कलर भी सबका। और इसमें एसिडिक कंडीशन डालने पर क्या बन जाता है, तो एसिडिक कंडीशन डालने पर परमैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट से क्या होता है एसिडिक मीडियम में, परमैग्नेट में ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। और उसका कलर कैसा होगा, तो आंसर है वो आएगा आपका पर्पल टाइप का कलर का है, पिंक या पर्पल, वो पता है पोटेशियम परक्रोमेट, उसका कलर लगभग सबको पता है, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अगला केस आता है यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन का दूसरा, ये तो क्या था आपका लैब प्रिपरेशन था, दूसरा और लगा के दे रखा है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, वो भी लगभग एक जैसा ही। आप चेक करो MnO2 है तो फ्यूज विद KOH ऊपर ही है एयर के साथ में, वही बात है, ये बात बेसिक बात तो सेम है यहाँ तक तो, ग्रीन कलर। उसके बाद एसिडिक मीडियम नहीं करके बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवा, ऑक्सीडेशन करा दिया, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करवाया एसिडिक की बजाय बेसिक मीडियम में, यहां लैंग्वेज चेंज हुई। इसका मतलब KMnO4 है तो पर मैग्नेट से, मतलब ऑक्सीडेशन होना है तो पर मैग्नेट का, मैग्नेट से पर मैग्नेट का ऑक्सीडेशन है, दोनों मीडियम में हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चले हम, लाइन है क्लियर। नीचे एक और रिएक्शन है, तो नीचे वाली रिएक्शन है Mn+2। Mn+2 की रिएक्शन क्या होगा, H2O8 डाई सल्फ्यूरिक एसिड होता है, याद है आपको मार्शल्स एसिड, उसका सॉल्ट है ये, तो मार्शल एसिड का सॉल्ट है, तो उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है बहुत ज्यादा परऑक्साइड नेचर है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी परऑक्साइड नेचर बहुत ज्यादा है, इसलिए अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, सुपर सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहला पॉइंट। तो ये क्या करेगा, Mn+2 को बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह Mn+7 पे ले जाके छोड़ता है। देखो आपको पता है Mn+2 है, 4 में बदलेगा पहले, Mn+4 में, +4 से +6 बनता है और बाद में फिर 7 का नंबर आता है। ये कब है, जब चिरकुट लोग ऑक्सीडेशन में शामिल होते हैं, लेकिन जब सिंह साहब आ गए मैदान में तो ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये छोटे मोटे स्टेशनों पे रुकेगी नहीं, सीधा आपके तेजस एक्सप्रेस की तरह जहां से चालू हुई खत्म, बस एक स्टॉपेज पे आएगी, फर्स्ट लास्ट, दैट्स ऑल। आ गया समझ में, तो ये रिएक्शन आ गई और ये जो है ये सल्फेट में बदल ही जाएगा, अपनी ऑक्सीजन उधर टपका देता है और सल्फेट में बदल जाता है। अगला है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो पहली रिएक्शन है आपका, अगर KMnO4 है उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये ध्यान रखना है K2MnO4 बनेगा, साथ में MnO2 बनता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन निकल जाएगी तोड़ने पर। और एसिडिक मीडियम, देखो H+ लिखा हुआ है मैंने, तो एसिडिक मीडियम में क्या क्या होगा, वही फिलिंग द ब्लैंक होगा और कुछ नहीं होने वाला है, चेक कर लो। KMnO4 है वो हमेशा Mn+2 और वाटर बनाएगा, अपना फिलिंग द ब्लैंक भी यही कह रहा था। उसके बाद क्या बनने वाला है बच्चों, तो उसके बाद बनने वाला है वहां पर फेरस है तो फेरिक बनेगा, आयरन Fe+2 से Fe+3 I-I2 में बदलता है, ऑक्सिलेट है तो CO2 बनता है, आज आते पहले बताया था ये सब। H2S से सल्फर बनता है ऑक्सीडेशन में, और SO2 या SO3 है तो SO4-2 बनेगा, NO2 है तो NO3 बनेगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो ये रटे पिटी रिएक्शंस हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अगला एक और पेज है वो भी मैं बता देता हूं बेसिक मीडियम में। चलो क्लियर हुआ भाई, यस और नो,
तो अगला बेसिक मीडियम में KMnO4 का जो परफॉर्मेंस है वो भी देख लो। रिएक्शन सेम है, केवल आपको ध्यान रखना है बेसिक मीडियम में रिएक्शन जो होती है वो MnO4 है तो MnO2 मतलब Mn+4 में बदलता है बेसिक मीडियम में। एसिडिक अलग हो गया, बेसिक मीडियम में ऐसा होगा, ये ध्यान रखने की बात है। बाकी रिएक्शन वही है, फेरस है तो फेरिक में बदलेगा, Sn+2 है तो Sn+4 में बदलेगा, ठीक है ना। सब में सेम है, केवल एक नया पॉइंट आपको ध्यान रखना है वहां पर। एसिडिक मीडियम में KMnO4 एसिडिक मीडियम में जब I- के साथ रिएक्शन करेगा तो I2 बनेगा, लेकिन जब ये I- के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो IO3 मतलब HiO3 वगैरह वगैरह बनता है। ये नया ध्यान रखने का पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। क्लियर, सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा अब आपको। और बाकी तो H2O3 है, कोई भी मीडियम में हो SO4 ही बनना है, थायोसल्फेट से तो SO4 ही बनना है। Mn+2 है तो MnO2 बनना है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये क्या है MnO4 नेगेटिव प्लस Mn+2, इन दोनों की रिएक्शन से MnO2 बनता है। जिंक के कंपाउंड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन स्मूथली हो जाती है। तो ये क्या है आपका कॉम्प्रपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है। कमेंट दे दो भाई जल्दी से, यहां पर आया कि नहीं आया समझ में। अगर ये समझ में आ गया तो अगली स्लाइड में शेयर करता हूं आपके सामने। तो नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूं जल्दी। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो फटाफट। चलो देखो, अगली स्लाइड है आपके बोरेक्स की। बोरॉन फैमिली को भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने पढ़ा अभी ग्रुप 12th का रिएक्शन वाला पार्ट। 12th के रिएक्शन के पार्ट तो कंप्लीट कर लिए, सब ट्रिक्स के साथ कवर कर दिए। बचा आपका 11th का पार्ट। 11th में सुपर इंपॉर्टेंट है। कार्बन फैमिली में इतना कोई इशू नहीं है, और डायरेक्ट देखते रिएक्शंस आ जाती हैं आपको, तो उनमें कोई स्पेशल नहीं बनता। एक दो रिएक्शंस ही हैं जहां आपको थोड़ा लोचा हो सकता है, बट बोरॉन और बोरॉन फैमिली की जो रिएक्शंस है वो आपको माशाल्लाह बहुत दुखी करती है, बोरेक्स की स्पेशली। तो यहाँ पर बोरॉन फैमिली का एक चार्ट बना के ही मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम चालू करते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन का जब भी कोई रिएक्शन होगा ऊपर से लेते हैं हम। अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, कोई भी मेटल हो जो रिएक्टिव होते हैं ना उन मेटल्स के साथ, तो बोरॉन मेटलॉइड बनेगा। जैसे कार्बाइड ऑक्साइड बनता है तो यहाँ बोरॉइड बनेगा, मेटल का बोरॉइड बनेगा। क्लियर हो गया। हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, तो मैंने समझाना चालू किया मेटल वाले केस से। उसके बाद आप देखो हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो BX3 बनता है। BX3 का मतलब पता है ना, BCl3 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में। इसके बाद अगर हम बात करें, सॉरी ये रिएक्शन है बोरॉन का प्रिपरेशन, ठीक है ना, ये वाली BX3 रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है, मतलब और फॉरवर्ड भी हो सकता है, तो लेकिन यहां पर बना रखा है। अगर मैं ऊपर बोरेक्स ले लूं, बोरोक्स में HCl डालूंगा तो H3BO3 बनेगा, हाँ या ना। ये अलग से भी करवा देता हूं। और H3BO3 को जब गर्म करते हैं तो B2O3 बनता है। और B2O3 को जब कोई रिएक्टिव मेटल के साथ रखते हैं तो वो बोरॉन को रिप्लेस करके खुद वहां जुड़ जाता है और बनता है यहां पर बोरॉन। जैसे Mg के साथ रिएक्शन है तो MgO बनेगा, साथ में बोरॉन बन जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरह बोरॉन का ऑक्साइड हो, उसका बनाना हो तो बोरॉन में ऑक्सीजन डाल दो तो बोरॉन ऑक्साइड बनेगा। बोरॉन में हाइड्रोजन डालोगे बोरॉन हाइड्राइड बनेगा। बोरॉन में अगर आप मान लो आयोडीन डालोगे तो बोरॉन आयोडाइड बनेगा। क्लियर है। अगर बोरॉन में
NaOH डालेंगे, पानी डालेंगे तो H3BO3 बनता है। बोरॉन में पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? बोरॉन है। बोरॉन में ऑक्सीजन डालोगे B2O3 बनेगा। पानी डालोगे क्या बनेगा? H3BO3 बनेगा। रिएक्शन स्लो होगी, तो ये बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है। बट अगर बोरॉन में NaOH डाल देंगे तो क्या होएगा? ये नहीं बनेगा, Na3BO3 बनेगा। यहां से भी बना सकते हो आप, यहां से बना सकते हो आप, चेक कर लो। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो ये बोरॉन की जैसे कुछ रिएक्शन है डायरेक्ट है, सब रिएक्शंस। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आई हो। बोरॉन की नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे, बोरॉन नाइट्राइड बन जाता है। बोरॉन की जब नाइट्रोजन से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बच्चों? बोरॉन नाइट्राइड बनेगा। क्लियर है? बोरॉन की पानी डाल के अभी आपको समझा दिया, गर्म कर, गैस के साथ है, वाटर लिक्विड होगा ना तो अलग है, तो वहां गैस का मतलब एयर से भी मान सकते हैं अपन। बोरॉन का जब SiO2 से करवाते हैं, बहुत पॉपुलर नहीं है बट देख लो, बोरॉन की जब सिलिका से रिएक्शन करवाते हैं तो बोरॉन क्या होता है? ज्यादा पावरफुल है तो सिलिका को रिप्लेस कर देता है। बोरॉन ज्यादा पावरफुल होने के कारण सिलिका को रिप्लेस कर देता है। तो ये कुछ बोरॉन की जो रिएक्शंस थी, मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर किए। इनमें कोई कमेंट या कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो बोरेक्स जो सुपर इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पे शेयर करता हूं। इसमें कोई कमेंट है तो बोल दो। अभी आज की क्लास ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे पहुंच गई है। लास्ट टॉपिक जो शेयर करने वाला है वो चालू है अब। तो आप अपने कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो तो तुरंत भाई लाइव चैट में भेज दो मेरे को, तो जिससे आपके पाप अभी धो दूं मैं। और जो बच्चे ने पूरा नहीं देखा है, बीच में देख रहे हैं, तो उनको सजेस्ट कर रहा हूं वीडियो को दोबारा देखो, एक बार देखो, फिर एनसीईआरटी सामने रखो, फिर एनसीईआरटी के सामने रखते हुए रिएक्शंस को देखो। आपको मलाई की तरह समझ में ना आए रिएक्शंस तो बोलना, ठीक है? चलो, और अच्छा लगे तो कमेंट तो डाल ही दिया करो यार कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो अपने आप ही, ठीक है ना? वो तो अच्छा लगेगा तो कर दोगे, बट कमेंट्स मिलने से हमें क्या है, हमारे लिए वो बॉर्नविटा बूस्ट का काम करता है, ठीक है ना? कॉम्प्लेन बॉय बन जाते हैं हम, एनर्जी आ जाती है हमारे को। क्लियर? हाँ, ठीक है। तो एनर्जी हमारी मेंटेन रहेगी तभी नया जोश आएगा कि यार और नया टॉपिक दे। तो वो आपकी ड्यूटी बनती है कि टीचर को एनर्जी दिलाते रहें, ठीक है? चलो अब हम देखते हैं बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला अगर मैं कहूं तो आप कहोगे सर Na2B2O7.10H2। ये बोरेक्स का फॉर्मूला है जो बेसिक लेवल पर है। थोड़ा सा बढ़ाया, आईटी डिपार्टमेंट वाले फिगर बहुत छोटे हो रहे हैं, बढ़ा दो पूरा, मतलब स्क्रीन पे लगभग पूरा करोगे तब भी चलेगा, जितना फैला सकते हो फैला दो, ठीक है? तो Na2B2O7.10H2 होता है बोरेक्स। अब समझने की बात है, बोरेक्स में क्या है, अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो इसमें से क्या होगा? पानी अलग निकलेगा, और ये बैलेंस नहीं कर रहा हूं, वो तो दिख रहा है 10H2O है, ठीक है? तो ये बनेगा। अब ये बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है। इसमें अगर मैं पानी डाल दूंगा तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा। इसमें पानी डालूंगा तो क्या बनेगा? तो ये H3BO3 बनेगा। तो बोरेक्स कैसी नेचर का कंपाउंड है? तो अब आंसर है बोरेक्स क्या है? ऑलमोस्ट न्यूट्रल नेचर का है। बट फिर भी बात की जाए तो ये पावरफुल होने के कारण बोरेक्स में स्लाइटली बेसिक नेचर होती है। बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, गर्म करने पर ये दोनों में टूटता है, और हाइड्रोलिसिस कराएंगे बोरेक्स का तो फाइनली एसिड और बेस दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब इसमें क्या होगा? वो तो ऐसे कैसे ही है, क्योंकि ऐसे छोड़ा तो वापस रिवर्स हो जाएंगे, एसिड बेस सॉल्ट बना देंगे। तो इस चक्कर से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें पानी की जगह HCl डाल देते हैं।
HCl डालने से क्या होगा, NaCl बन जाता है। पानी की जगह HCl डालेंगे, HCl डालने से क्या होगा बच्चों, वहां पर NaCl बनेगा। तो ये बोरेक्स का कुछ बेसिक नॉलेज मैंने दिया, ठीक है ना। अब यहाँ चार्ट से देखो, आप बीचों बीच बोरेक्स है, ठीक है। अब बोरेक्स की जो प्रिपरेशन भी दे रखी है, रिएक्शंस भी दे रखी हैं, ठीक है। तो हम लोग राइट साइड में चलते हैं। पहले पानी डालोगे तो ये समझा दिया, HCl डालने पर समझा दिया, और अगर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। बोरेक्स को गर्म करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होगा, पानी निकलेगा, फिर ये बनता है और वो बोरेक्स बीड फॉर्म में बदल जाता है NaBO2 और B2O3। ये जो B2O3 है तो वो NaBO2 अलग बनेगा, हाँ या ना, ये ध्यान रखना। और ये NaBO2 को सोडियम मेटाबोरेट, याद रखना ढंग से, सोडियम मेटाबोरेट बोला जाता है। और सोडियम मेटाबोरेट, इसी को ही हम बोरेक्स बीड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये बोरेक्स बीड प्रैक्टिकल में टेस्ट करवाने में काम आता है। लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग करते हैं ना, तो ड्राई टेस्ट में बोरेक्स बीड टेस्ट होता है, वो काम आता है, जो अलग अलग सॉल्ट के अलग अलग कलर इंपार्ट करवाता है। जैसे यहाँ देखो कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट की जो बोरेक्स बीड होगी तो उसका कलर कैसा आएगा, ब्लू कलर की बीड बनेगी, हाँ या ना। उसकी जो बीड बनती है वो क्या होगी, ब्लू कलर की बीड बनेगी। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब नीचे देखो H3BO, ये पूरा फ्लो चार्ट बना दिया, तो आपको यहाँ देखो H3BO3, इसमें Na2CO3 डालेंगे तो बोरेक्स बन जाएगा। लेकिन अगर उसमें पानी डालेंगे तो H3BO3 क्या होगा, पानी के OH आयन को गेन कर लेता है। खुद पानी का तो H+ निकल गया और पानी के OH आयन को गेन कर लिया, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल बन चुका होता है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, ठीक है। तो यहां पर H3BO3 वीक मोनो बेसिक एसिड है। लैंग्वेज क्या है, H3BO3 वीक मोनो बेसिक एसिड है। ऐसा क्यों? उसका कारण ये वाटर का एक OH आयन खुद लेता है। अब आप कहोगे कि ये बेस हुआ ना, एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं। उल्टा सोचो, मैं H+ दे रहा हूं तो मैं OH ले सकता हूं कि नहीं? तो आंसर है यस। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या करेगा, H+ पानी का एक OH लेता है। इसलिए अगर बोरिक एसिड को गर्म कर रहे हैं, देखो 100 डिग्री पे, तो HbO2 बनता है। ये NCERT पूरा का पूरा एज इट इज है। और उसको और गर्म करेंगे तो B2O3 बनता है, ठीक है ना। आ गया समझ में? बोलो कोई दिक्कत है तो। और H3PO3 के केस में क्या होगा, H3PO3 बन जाएगा, अल्टी पल्टी वाला। फ्लोरीन के कंपाउंड भी इससे बना सकते हैं। H3BO3 में अगर मैं फ्लोरीन का कोई कंपाउंड डालूंगा तो क्या बनेगा, BF3, ठीक है। आई थिंक वो नीचे की रिएक्शंस तो आपको समझ में आ गई होंगी। हाइड्रोजन डालो, फ्लोरीन की जगह हाइड्रोजन डालोगे, BH3 बनेगा। अल्टी पल्टी इंटरचेंज इजीली हो जाता है। बोरॉन फैमिली के कंपाउंड में B2O3 है, अगर मैं इसमें हाइड्रोजन डाल दूंगा तो क्या होएगा, BH3 बन जाएगा। अगर मैं क्लोरीन डाल दूंगा तो क्या होएगा, BX3 बनेगा, BCl3। बहुत इजीली एक दूसरे के लिए त्याग कर देते हैं। यहां से यहां जाएंगे तो हाइड्रोजन डालो, यहां से यहां आएंगे तो क्लोरीन डालो। देखो कोई भी किसी में बदल जाता है बहुत इजीली। तो बोरॉन के कंपाउंड्स में ये बात आपको ध्यान रखने की बातें हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है ना? अब ऊपर ही ऊपर देखो कैल्शियम बोरेट दे रखा होता है, तो उसमें Na2CO3 डालेंगे। कैल्शियम बोरेट में जब Na2CO3 डालते हैं तो सोडियम वाला बोरेक्स बन जाता है, सोडियम बोरेट वाला मतलब बोरेक्स बन जाता है। और वहां पर देखो NaBO2 में भी CO2 डाल के उसको बोरेक्स में बदल सकते हैं। तो ये कुछ बोरेक्स की रट्टी-पिट्टी रिएक्शन है। स्पेशली ये जो NCERT वाली जो डायरेक्ट रिएक्शन है, मतलब ऊपर की छोड़ दो, नीचे की तो सारी रिएक्शन सुपर
सुपर एंड सुपर इम्पॉर्टेंट है। अगेन आज की क्लास खत्म होने जा रही है, तो मैं आपको बता दूं आज की क्लास में क्या क्या हुआ। रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कैसे अप्लाई करना है, उनको लर्न कैसे करना है, वो ट्रिक्स बताई है मैंने। KMnO4, K2Cr2O7 और बोरेक्स जो सुपर 3 कंपाउंड है, उनका ज्ञान पूरा का पूरा दिया है। यहां से ही डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, मेंस तो छोड़ो, एडवांस में भी, निट में भी, हर जगह, बोर्ड से लेके हर एंगल पे यहां से क्वेश्चन आएंगे। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप इनके अलावा कुछ ना पढ़ोगे तब भी चलेगा। बच्चा यही करता है, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो सिलेबस नहीं देखता। आप में से गारंटी है, अगर 1000 बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो 1000 बच्चों में से 980 या 990 बच्चे तो कम से कम ऐसे होंगे जिन्होंने एक बार भी साल भर में JEE का सिलेबस नहीं देखा। कौन सा लेसन है, कौन सा नहीं है, कौन सा पार्ट है, कौन सा नहीं है। हार्डली 5-10 स्टूडेंट ऐसे जो देख लेते हैं कि हाँ JEE का सिलेबस क्या है। नहीं तो ऊट पटांग कुछ भी याद करेंगे, कचरा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसी के कारण क्या होता है, मेहनत करने के बाद भी बच्चे का रिजल्ट नहीं आता। जब वही आपको सिलेबस का ही पता नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको नॉलेज बनानी है या कि JEE में, निट में अपना सिलेक्शन चाहिए। नॉलेज बढ़ानी है तो फिर एक काम करो ना, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री भी कर डालो भी, अगर केमिस्ट्री पढ़ने का तो शौक है तो। एनालिटिकल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, ऐसी कोई भी केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ डालो। आती नहीं है यार, नॉलेज बना के करोगे क्या। आपके सिलेबस का पढ़ना ज्यादा जरूरी है। कितना आपको नॉलेज है वो बहुत बाद की बात है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं तो आज की क्लास समाप्त करने का टाइम हो गया है। जब तक कमेंट दे दो फटाफट, केमिस्ट्री रटना नहीं है बोल दो, क्लास खत्म करते हैं। अब अगला एक और एपिसोड ले लूंगा मैं जल्दी ही, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है, रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस को, वो बताऊंगा। आज थ्योरी की महिमा गाई है, अगली बार इस तरह के क्वेश्चंस मेंस और एडवांस टाइप के गा के बता दूंगा कि ये देखो इस तरह अप्लाई करना है। तो कमेंट दे दो जिससे मैं भी घर को जाऊं, तुम भी जाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली बार।